प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह दिन सिमलबोली की मिट्टी से उठी एक लड़की के लिए इतिहास बन गया था। झनक के नाम का ऐलान होते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया था। लेकिन उन तालियों के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो शर्म और पछतावे से झुके हुए थे। कैमरों की फ्लैश लाइट्स उस वक्त अदिति के चेहरे पर पड़ रही थीं और हर चमक उसके किए गए पापों का आईना बन गई थी। रिपोर्टर उसे घेरकर सवालों की झड़ी लगा रहे थे। अदिति जी, आपने एक निर्दोष लड़की पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? क्या ये सब आपकी ईर्ष्या का नतीजा था? क्या आप माफी मांगेंगी? मीडिया के सवाल किसी बाण की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। उसके माता पिता उसे भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब किसी को उसकी रक्षा करने की ताकत नहीं थी। मिस्टीक, जो हमेशा उसकी समर्थक बनी रही थी, अब धीरे से भीड़ में गुम हो गई, मानो वह यह मान चुकी थी कि उसने गलत पक्ष चुना था। ऋषि की मां काकी और तनुजा एक कोने में चुपचाप खड़ी थीं। उनके चेहरों पर ग्लानि और आत्मग्लानि दोनों के निशान थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी ही आंखों पर पूर्वाग्रह की पट्टी बांध रखी थी। एक लड़की को गवार, जाहिल और अनचाही कहकर ठुकराने वाली वही औरतें आज उसी के सामने शर्म से सिर झुकाए खड़ी थीं। वहीं दूसरी ओर जेठू और पुतुल दीदी के चेहरे पर गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह सच ने झूठ पर विजय पाई है। ऋषि उस शोरगुल और कैमरों की चमक के बीच झनक का हाथ थामे हुए था। उसने धीरे से उसे वहां से बाहर निकाला। गाड़ी में बैठते ही झनक की आंखों से आंसू फूट पड़े। यह रोना किसी हार का नहीं, बल्कि उन सालों की पीड़ा के बह जाने का था जो उसने अपने अंदर दबा रखी थी। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने कंधे पर रख दिया, एक ऐसा मौन जो किसी भी शब्द से ज्यादा सुकून देने वाला था। उस रात ऋषि के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सभी के चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या हम इतने अंधे थे कि सच को देख नहीं पाए? तभी ऋषि की मां ने अपनी जगह से उठकर झनक की ओर कदम बढ़ाए। उनके कदम भारी थे, मगर मन में पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। वह झनक के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठ गईं। कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अदिति की बातों में आकर मैं इंसानियत भूल गई। मैं मां कहलाने के लायक नहीं हूं। झनक ने तुरंत उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें कोई शिकायत नहीं थी। मां जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए। आपके आशीर्वाद से ही मैं यहां तक पहुंची हूं। उस एक पल में जैसे सारे मनमुटाव पिघल गए। घर में जो दीवारें खड़ी थीं, वे ढह गईं। अदिति का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। समाज ने उसे स्वीकारना बंद कर दिया। उसकी शान शौकत, उसके नकली रिश्ते, सब हवा हो गए। वह अपने ही कमरे में कैद हो गई, अपने अपराधों के बोझ तले। जो लड़की कभी खुद को सबसे ऊंचा समझती थी, वही अब अकेलेपन की खामोशी में घुटने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने जलन में सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी इज्जत और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत। अब समय था झनक की उड़ान का। राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का दिन आ पहुंचा था। पूरा सभागार देश भर के प्रतिभाशाली युवाओं, मंत्रियों और मीडिया से भरा था। मंच की रोशनी, तालियों की गूंज और दीवारों पर लगे बैनर सब इस दिन को यादगार बना रहे थे। बैकस्टेज झनक थोड़ा घबराई हुई थी। वह अपने भाषण की पंक्तियां दोहरा रही थी, मगर दिल की धड़कनें शब्दों से तेज चल रही थीं। तभी ऋषि उसके पास आया। उसने उसके कांपते हाथों को थामा और बोला, झनक, आज तुम सिर्फ अपनी नहीं, उन सभी लड़कियों की आवाज बनने जा रही हो जिन्हें दुनिया ने चुप कराया है। याद रखना, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सम्मान है। इन शब्दों ने झनक को भीतर से मजबूत कर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली और मंच की ओर कदम बढ़ाए। तालियों की गूंज के बीच उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, नमस्ते। मेरा नाम झनक है और मैं सिमलबोली नाम के छोटे से गांव से आती हूं। एक ऐसा गांव जहां लड़कियों के सपनों को अक्सर चूल्हे के धुएं में घोंट दिया जाता है। हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर शब्द मानो किसी के दिल में उतर रहा था। झनक ने आगे कहा,
मुझे बताया गया कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरी सीमाएं हैं। मुझे गवार कहा गया, जाहिल कहा गया, लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मेरे सपनों में मेरी माँ की दी हुई हिम्मत की आग थी। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था और कुछ ऐसे लोगों का साथ था जिन्होंने मुझ पर यकीन किया जब मैंने खुद पर यकीन करना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में कंपकंपी के साथ दृढ़ता भी थी। यह मंच, यह सम्मान सिर्फ मेरी जीत नहीं है, उसने रुककर कहा, यह हर उस लड़की की जीत है जो अपने हक के लिए लड़ी है, जो चुप नहीं रही, जिसने डरकर झुकने से इनकार किया। हॉल तालियों की गूंज से भर गया। ऋषि की आंखों में गर्व के साथ हल्की नमी थी। उसने देखा कि वह झनक जो कभी खुद पर शक करती थी, आज हजारों के सामने उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। मंच से उतरते वक्त झनक ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही हो, कह रही हो, मेरी बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। और उसी क्षण झनक ने महसूस किया कि उसकी कहानी अब किसी टीवी स्क्रिप्ट की नहीं, बल्कि लाखों दिलों की प्रेरणा बन चुकी है। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां सच की जीत और एक लड़की की उड़ान हमेशा याद रखी जाएगी। जब झनक ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह जीत है हर उस लड़की की जो अपने हक के लिए लड़ रही है, तो हॉल में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और ऐसी शक्ति थी कि लोग उस क्षण को हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। उसने आगे कहा, यह जीत उस सोच की भी है जो मानती है कि प्रतिभा किसी शहर, किसी खानदान या किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे नफरत दी, क्योंकि उनकी नफरत ने ही मुझे फौलाद बना दिया। अगर वो नफरत न होती तो शायद मैं कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाती। उसके शब्दों में गूंजती विनम्रता और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है, क्योंकि अनजाने में ही उन्होंने मुझे मेरे असली अस्तित्व से मिलवा दिया। फिर जब उसने अपने सपने के बारे में बताया, अपने गांव सिमलबोली में एक स्कूल और लाइब्रेरी बनाने का सपना, तो पूरा सभागार खड़ा हो गया। तालियों की आवाज किसी तूफान की तरह गूंज रही थी, जैसे हर व्यक्ति उस सपने का हिस्सा बन गया हो। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी शिक्षा मंत्री स्वयं मंच पर आए, झनक को गले लगाया और घोषणा की कि राज्य सरकार झनक के इस नेक काम में उसका पूरा साथ देगी। उन्होंने कहा, हम इस योजना को झक ज्योति परियोजना के नाम से शुरू करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां झनक जैसी बेटियों पर गर्व कर सकें। उस दिन झनक सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। सम्मेलन के बाद मीडिया ने उसे राष्ट्र की बेटी, नारी शक्ति का प्रतीक और नई पीढ़ी की आवाज जैसे नामों से नवाजा, मगर झनक उस चकाचौंध में कहीं खोई नहीं। उसे पता था कि उसकी असली मंजिल वही है जहां से वह आई थी, अपने गांव सिमलबोली में, जहां अब भी अनगिनत झनकें अपने सपनों के लिए तरस रही थीं। कुछ हफ्तों बाद वह ऋषि और उसके पूरे परिवार के साथ गांव लौटी। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही, उस मिट्टी की ओर जिसे उसने सालों पहले आंखों में आंसू लेकर छोड़ा था। गांव पहुंचते ही ढोलनगाड़ों की आवाजों ने माहौल को खुशी से भर दिया। फूलों की बारिश के बीच गांव वालों ने अपनी बेटी का स्वागत किया। मुखिया जी, पंडित जी और बुजुर्गों की आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू थे। बच्चों ने फूलों की माला झनक के गले में डाली और कहा, हमारी दीदी अब हमारी गुरु माँ बनेंगी। झनक झुककर अपनी मिट्टी को चूमती है और कहती है, यही मिट्टी मेरी पहचान है और अब यही मेरी शक्ति बनेगी। अगले ही दिन गांव में झनक ज्ञान मंदिर की नींव रखी गई। पहला पत्थर झनक ने खुद अपने हाथों से रखा। उसके साथ ऋषि, उसकी माँ और परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। ऋषि की माँ, जो कभी झनक को अपने घर का बोझ समझती थीं, आज गांव की औरतों के बीच बैठकर उनकी कहानियां सुन रही थीं। वे सुनकर दंग रह गईं कि कैसे झनक ने इतनी कठिन परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाए रखा। उनके चेहरे पर अब पश्चाताप नहीं, बल्कि गर्व और श्रद्धा थी। शाम को जब समारोह खत्म हो गया, तो ऋषि झनक को लेकर गांव के बाहर उस नदी किनारे चला गया जहां झनक बचपन में खेला करती थी। चांदनी रात में नदी का पानी सितारों की तरह चमक रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू और शांति घुली हुई थी।
ऋषि ने जनक का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जनक, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मेरे लिए बस एक जिद्दी गुस्सैल लड़की थी। फिर तुम्हारे लिए दिल में सहानुभूति आई और फिर तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य बन गया। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यह कर्तव्य नहीं, मेरा जीवन बन गया है। जनक की आंखें फैल गईं। उसने पहली बार ऋषि की आंखों में वो गहराई देखी जिसमें सच्चा प्रेम झलक रहा था। ऋषि ने कहा, मुझे नहीं पता यह सब कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा लगता है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत बार तुम्हें गलत समझा, पर अब मैं बस इतना चाहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी हंसी के साथ गुजारूं। मैं तुम्हारे सपनों में रंग भरना चाहता हूं। जनक, क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगी? जनक की पलकों पर आंसू चमक उठे। उसने कांपते हुए हाथों से ऋषि का हाथ थामा और धीमे से मुस्कुराई। इस गवार को अगर एक शरीफ बाबू का साथ मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। उस क्षण में जैसे सारी तकलीफें मिट गईं। चांदनी रात की गवाही में दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। 1 साल बीत गया। सिमलबोली गांव अब बदल चुका था। जहां कभी बंजर खेत थे, वहां आज जनक ज्ञान मंदिर की इमारत खड़ी थी। सफेद दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी। स्कूल के पास एक बड़ी लाइब्रेरी बनी थी जिसमें तरह तरह की किताबें रखी थीं। गांव की सैकड़ों बेटियां अब पढ़ना सीख रही थीं और उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास झलकता था जो कभी जनक की आंखों में था। जनक अब जनक मैडम बन चुकी थी, स्कूल की ट्रस्टी, शिक्षिका और गांव की प्रेरणा। हर सुबह वह बच्चों के साथ प्रार्थना करती, उन्हें पढ़ाती और उनकी शंकाएं सुलझाती। ऋषि, जिसने शहर की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी थी, अब गांव के विकास कार्यों में हाथ बंटा रहा था। वह जनक के साथ स्कूल की व्यवस्था देखता और हर शाम बच्चों के साथ खेलता। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। जनक ने चाय का प्याला हाथ में लिया, सिर ऋषि के कंधे पर रखा और बोली, कभी कभी यकीन नहीं होता कि यह सब सच है। लगता है जैसे किसी सपने में हूँ, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। जब इरादे नेक हों और साथ सच्चा, तो हर सपना हकीकत बन जाता है। जनक। सूरज की आखिरी किरणें स्कूल की दीवारों पर पड़ रही थीं और जनक की आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले उसने अपने पहले मंच पर दिखाई थी। यह कहानी थी एक साधारण लड़की की जिसने असाधारण बनने का साहस किया। यह कहानी थी नफरत पर प्यार की, हार पर उम्मीद की और अंधेरे पर रोशनी की। और इसी के साथ दर्शकों, जनक का यह सफर अपनी पूरी खूबसूरती और भावनाओं के साथ मुकम्मल हुआ। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि अगर हौसला सच्चा हो तो एक अकेला दीपक भी घने अंधेरे को चीर सकता है। जल्द ही हम फिर मिलेंगे नई कहानी, नई प्रेरणा और नए जज्बे के साथ, यहीं आपके अपने सीरियल अड्डा पर, फिल्म सिटी से सीधे। धन्यवाद।